मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, हमारी सरकार गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, जनहित के लिए बहुत सारे काम करती है। वो नियम बनाती है, देखती है कि साहब जो जन है, जनता को किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, और उन समस्याओं का निराकरण के लिए राइट्स अवेल कराती है, जनता को नियम बनाती है। लेकिन हित तो होता है, लेकिन जन है जिसको कि हम कहते हैं जनता, वो जानने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, सारी मेहनत खत्म हो जाती है उस समय में, जबकि जो अधिकार सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा जनता को मुहैया कराए गए, उनका वो प्रयोग ही नहीं करती। और प्रयोग करे कैसे? क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे मैंने छांट करके 10 कानूनी जानकारियाँ जिनका होना प्रत्येक नागरिक के लिए, जिनकी जानकारी होना प्रत्येक नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी है, वो आज मैं लेके आया हूँ। और ये लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम का एक पार्ट है। तो इसमें मैं 10 जानकारियाँ लेके आया हूँ। लेकिन अगर मैं ये 10 जानकारियाँ आपको अपने हिसाब से दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको आज हमने इन 10 जानकारियों को 2 पार्ट में कर दिया है। आज का जो वीडियो है इसमें 5 जानकारियाँ, और इसके अगला जो वीडियो आएगा इसका पार्ट 2, उसमें भी 5 जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। तो अब हम चलते हैं जानकारियों पे। पहली इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि गैस कनेक्शन पे मिलने वाला बीमा। मित्रों, प्रत्येक घर में गैस का सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है पूरे देश में। उज्ज्वला योजना है, जन जन तक, इंटीरियर तक पहुंच गया है घर में। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। आम जनता ये समझती है कि साहब अब धुआं वाला चूल्हा नहीं होगा, अब तो घर के अंदर बैठ करके आराम से खाना पकेगा। ये जानकारी है। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो कि सबको नहीं है। वो जानकारी ये है कि एलपीजी का गैस का जैसे ही कनेक्शन मिलता है, उस कनेक्शन के साथ में 50 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस भी सो मोटो मिल जाता है, जिसके लिए कुछ भी अलग से कार्रवाई नहीं की जाती और ना उसके लिए कोई अलग से प्रीमियम दिया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट जानकारी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। एलपीजी गैस कनेक्शन से जुड़े हुए कंज्यूमर के राइट्स होते हैं। वो क्या हैं? मैं नंबरिंग से करके बताता हूँ। एलपीजी गैस का कनेक्शन लेने वाले को 50 लाख रुपए तक का बीमा होता है उसका। ऐसी पॉलिसी को एलपीजी इंश्योरेंस कवर कहा जाता है। क्या नाम है? एलपीजी इंश्योरेंस कवर कहते हैं। ये गैस सिलेंडर की वजह से होने वाली किसी भी प्रकार की घटना में जान या माल के नुकसान के लिए दिया जाता है। अब आए दिन आपने सुनते होंगे कि गैस का सिलेंडर फट गया, रख रखाव परिस्थितियाँ बहुत सारी हैं, उसमें नहीं जाऊँगा। तो वो उसकी वजह से वो फट जाता है, घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये सिलेंडर के साथ में एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसकी लिमिट होती है 50 लाख तक की। जैसे ही कोई एलपीजी गैस का कनेक्शन लेता है तो उसके साथ में, इस पॉलिसी के साथ में, वो ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड हो जाता है। गैस कनेक्शन लेते ही उसको 40 लाख रुपए का तो एक्सीडेंटल बीमा मिल जाता है, और अगर उस घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो 50 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकता है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। इस क्लेम के लिए आवश्यक एक ही शर्त है। क्या? कि गैस का चूल्हा, रेगुलेटर, सिलेंडर, ये सब चीज़ें आईएसआई मार्क का होनी चाहिए। कि सब वो पैसा कम के लिए लोकली ले लिया, पाइप, चूल्हा, रेगुलेटर, ये सब आईएसआई मार्क होनी चाहिए। इसमें एक रोचक बात देखिए क्या है। रोचक बात, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार एलपीजी इंश्योरेंस को पिछले 25 सालों में किसी ने भी क्लेम नहीं किया। इस इंश्योरेंस को पिछले 25 साल में किसी ने भी क्लेम नहीं किया। क्यों नहीं किया क्लेम? घटनाएं तो होती हैं, आए दिन अखबारों में देख लीजिए आप। क्यों? क्योंकि उसका पता ही नहीं है कि ये क्लेम भी किया जा सकता है। और ना तो ये क्लेम करने वाले को पता है, ना तो उपभोक्ता को पता है, और ना ही आप आश्चर्य इस बात का है कि ये एजेंसियां अवेयर कराती हैं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि एलपीजी गैस के साथ में अगर दुर्घटना होती है तो उसमें हमको 50 लाख रुपए तक का क्लेम इंश्योरेंस से मिल सकता है। अब हम आते हैं
दूसरी इम्पोर्टेंट जानकारी पर। दूसरी इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है? ये है आजकल सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, यात्राएं हो रही हैं, गाड़ियां सबके पास हो रही हैं, लोग गाड़ियों में बैठ कर के यात्रा कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या होती है जब यात्रा के समय में, वो क्या होती है कि वॉशरूम अवेलेबल नहीं होता। खुले में वॉशरूम में कहीं जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब किसी होटल में जाएँ तो वो कहते हैं कि अगर आप उनके यहाँ स्टे नहीं कर रहे हैं तो आप उनके यहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो मित्रों, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि दूसरी इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि होटल में पीने का पानी और वॉशरूम प्रयोग करने का हर नागरिक का अधिकार है। ये उसका राइट है, ये इसको इसमें किसी से याचना करने की ज़रूरत नहीं है। ये अधिकार है, राइट टू एक्सेस फ्री ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ इन होटल्स। ये रास्ते में जाएँ, कहीं पर भी कोई होटल हो, चाहे वो होटल 5 स्टार हो, चाहे वो कोई सा छोटा हो, लॉज हो, बार हो, पब्स हो, कहीं पे भी हो, इसमें आपको पानी पीने का मिलना चाहिए। मांगिए और उसका राइट है कि उसको पानी मिले, वॉशरूम की फैसिलिटी उसको मिलेगी, उसको देने से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब मज़े की बात क्या है, ना तो यूज़ करने वालों को ये राइट पता है और ना उनको देने वालों को राइट पता है। अगर उन्होंने देने से मना किया तो उस होटल का, और शिकायत की गई और सिद्ध हुआ, तो उस होटल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। एक उदाहरण भी आया मित्रों, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में के पास में एक 5 स्टार होटल है। वो वहाँ पर गए और उन्होंने उसकी वॉशरूम की फैसिलिटी को अवेल करना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि आप उस होटल में नहीं ठहरे थे। इस पर ये एक BIL हुई और बाद में उस होटल को एक पब्लिक वॉशरूम वहाँ पर बनाना पड़ा, ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया। तो अब ये हमारे पास 2 हमने इम्पोर्टेंट जानकारियाँ ले ली। मित्रों, तीसरी इम्पोर्टेंट जानकारी, आजकल एक नया शब्द आ रहा है जो लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबारों में, लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप क्या है? थोड़ी बहुत जानकारी अखबारों पे लोगों को है, लेकिन इसकी बारीकियां नहीं है। मैं आज इस पे चर्चा कर रहा हूँ। लिव इन रिलेशनशिप किसे कहते हैं? बिना शादी किए किसी मेजर वयस्क पुरुष और महिला का अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, एक घर में एक साथ रहना जो है वो किसको हम उसको क्या कहेंगे? लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप का आप ये कहते हैं कि साहब वो गैरकानूनी नहीं है, आप उस बता दिया वो वैधानिक है। तो कैसे? इसके लिए इंडिया में कोई भी कानून तो नहीं है, कानून के द्वारा तो इसको लीगलाइज नहीं किया गया। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा समय समय पर इसके संबंध में अपने निर्णय दिए गए और उन निर्णयों के माध्यम से इसको वैधानिक मान लिया गया। तो अब इसकी स्थिति क्या है आज की तारीख में, ये हम समझते हैं एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो है बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ये फैसला है 1 अगस्त 1978 का, जो कि इंडिया में पहला फैसला हुआ। और इस मामले में उन्होंने ये माना कि शादी करने की उम्र वाले लोगों के बीच लिव इन रिलेशनशिप किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इससे अगर कोई इस तरह से रहते हैं 2 लोग मिल करके, तो ये किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहा कि यदि कोई कपल जोड़ा लंबे समय से रह रहा है तो उसे उस रिश्ते को शादी के समान ही देखा जाना चाहिए। ये भी फैसला हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट जजमेंट हुआ और इसके आधार पर ये हो गया, 2 चीज़ें आई कि साहब, एक तो कि लंबे समय तक अगर रह रहे हैं तो ये किसी भी कानून का, भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये लीगल है। अगर इलीगल नहीं है तो ये लीगल है। भारतीय समाज की अवधारणा दूसरी है। हमारे इंडियन समाज में इस तरह से रहने को, बिना शादी के एक साथ रहने को अनैतिक कहा गया है। ये जो है वो नैतिक नहीं है। लेकिन कानून की दृष्टि में ना तो ये गैरकानूनी है और ना ही ये अपराध है। तो जब अपराध नहीं है और कोई गैरकानूनी नहीं है तो फिर क्या है? फिर तो वो कानूनी है। तो इस तरह से इसकी वैधानिकता हो गई है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को अब जब रह रहे हैं और अगर इन बिटवीन कोई बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी लीगलिटी क्या है? इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में तय कर दिया। वो मामला कौन सा है? वो मामला है तुलसा वर्सेस दुर्गाटिया। ये ऑर्डर आया है 2008 में।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने होल्ड किया वो मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ। इसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई बच्चा होता है तो उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। तो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू द चाइल्ड बॉर्न इन लिव इन रिलेशनशिप एंड हेल्ड कि सच चाइल्ड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज illegitimate in cases where the parents of such child have cohabited for a considerable period। अगर वो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं और एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको प्रॉपर्टी में भी राइट होगा, उसको इलीगल नहीं कहा जा सकता। तो इस संबंध में ये तीसरी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी। मित्रों, अब हम आते हैं चौथी इंपॉर्टेंट जानकारी पर, 4 नंबर की इंपॉर्टेंट जानकारी पर। वो क्या है, कोई भी कंपनी, आजकल एक बात चली जाती है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। महानगरों में तो लगभग हर महिला कामकाजी ही होती है। कामकाजी का मतलब घर पे काम करने वाली तो होती हैं जो घर का काम करती हैं, मेरा तात्पर्य उनसे है जो जॉब करती हैं, जो दूसरी जगह जाती हैं, कंपनियों में नौकरी करती हैं, तो उनके से संबंधित ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब ये भी मैं कहूँगा कि केवल महिलाओं से नहीं, महिलाएं तो हमारी परिवार का हिस्सा हैं, तो उनसे संबंधित परिवार के लोगों को, उनसे संबंधित समाज के अन्य लोगों को ये जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। क्या कि कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। सब लोग अपने अपने सेल्फिश हैं, कंपनी वाले भी कहते हैं सब मुनाफा होना चाहिए। अब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो भाई उसके वो अपने उतना तो अपना वर्कआउट नहीं कर पाएगी जितना कि उसको नॉर्मल वे में करते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई इनको इस समय नौकरी से निकाल दो। तो ये जानकारी होना ज़रूरी है कि कोई भी महिला जो कि प्रेग्नेंट है उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। नो कंपनी कैन फायर ए प्रेग्नेंट वुमेन, उसको नहीं निकाला जा सकता। ये अधिकार हमको, ये कहाँ से मिल रहा है, ये अधिकार कहाँ से मिला हुआ है, ये है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसमें ये व्यवस्था की गई है। अब क्या व्यवस्था की गई है कि अगर किसी कंपनी को कोई महिला कर्मचारी जो कि गर्भवती है तो उसको गर्भ अवस्था के कारण, प्रेगनेंसी के कारण उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर कोई उसको नौकरी से निकाल देता है तो ऐसे मामले में 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। लेकिन अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए, इसी में एक है मैटरनिटी लीव। ये आपने सुना होगा कि साहब मैटरनिटी बच्चा हुआ है, मैटरनिटी लीव मिलेगी। कैसी मिलेगी, कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, ये भी मैं बता देता हूँ। यदि कोई महिला किसी कंपनी में या संस्थान में डिलीवरी डेट, जो बच्चे का जन्म की तारीख है, उससे पहले के 12 महीने में कम से कम 80 दिन तक काम कर चुकी है उस कंपनी में। ऐसे सबके लिए नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। डिलीवरी डेट से पहले के 12 महीने में कम से कम 80 दिन तक जिसने काम किया है वो इस मैटरनिटी लीव के अधिकार का हकदार होगी वो, और उसको ये लीव मिलेगी। कितनी मिलेगी, ये पहले तो थी 12 हफ्ते की, अब नए कानून के साथ में, नए अमेंडमेंट के साथ में ये हो गई है 26 हफ्ता, 26 वीक्स। तो 26 वीक्स ऐसी। लेकिन अब ये क्वेश्चन होता है सबको मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें भी एक शर्त है। क्या? ये ऐसी कंपनी की महिलाओं को मिलेगी जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हों। ये भी एक बात क्लियर हो गई। अब मैं ये भी बता दूं इसमें कि गर्भवती महिला का वेतन नौकरी से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन उसके डिडक्शंस कर लेंगे, तनख्वाह कम कर देंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते, कोई उसकी तनख्वाह भी कम नहीं की जाएगी। और अगर कोई ऐसा करता है, सिद्ध हो गया, तो 3 महीने की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने का इसमें प्रावधान है। अब आप ये भी होता है कि जो लीव बिफोर डिलीवरी क्या मिल सकती है? हाँ, इसका भी प्रावधान है। अगर डिलीवरी की डेट से पहले 6 हफ्ते की थी, लेकिन अब 8 हफ्ते की लीव की व्यवस्था हो गई है। और इसमें मैं एक बात ये भी बता दूं कि यदि कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेती है और वो उस बच्चे की एज 3 महीने से कम है, मतलब पैदा होने से लेकर 3 महीने तक के बच्चे को अगर कोई गोद लेती है तो उसको भी 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। वो इसी क्लॉज के अंतर्गत, इसी अधिकार के अंतर्गत मिलेगी। ये तो बात हो गई। लेकिन मैंने एक बात तो बताई नहीं आपको, वो क्या? फादर के लिए भी तो छुट्टी है। ये अवकाश 15 दिन का रखा गया है। फादर के लिए 15 दिन की छुट्टी की व्यवस्था है, लेकिन
उसको पूरी नौकरी में केवल 2 ही बार ये फादर वाली छुट्टी मिलेगी, विस्तृत अवकाश इसको कहते हैं, ये इनको मिलेगी। तो मित्रों, ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो गई जिस पे हमने चर्चा करी। आज की ये जो है नंबर 5 की जानकारी है वो ये है कि जब लोग ट्रैफिक से जाते हैं, मोटरसाइकिलों से जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस जगह जगह खड़ी होती है, चालान होते हैं, कभी लाइसेंस नहीं होता, कभी हेलमेट नहीं होता, कभी हेलमेट की क्वालिटी नहीं होती, वैरायटी नहीं होती, तो इस तरह से वो चालान हो जाता है और फिर बार बार चालान करते हैं। उनको अपने अधिकार का पता नहीं है, इस वजह से बेचारे वो बार बार चालान का भुगतान करते हैं। तो इसमें आज की जानकारी है कि एक दिन में 2 बार ट्रैफिक का चालान समान एक ही काम के लिए नहीं हो सकता। रूल फॉर द ट्रैफिक चालान इन सेम डे। तो क्या है, यदि कोई बिना लाइसेंस का है और चालान हो गया, 5,000 रुपये जुर्माना है। अगर चालान हो गया तो इसी ग्राउंड पर उसी दिन दोबारा से चालान नहीं हो सकता, 24 घंटे के अंतर्गत उसी चालान से वो चलता रहेगा। अगर कोई बिना हेलमेट के पकड़ा गया, चालान हो गया, जुर्माना दे दिया, तो उसी रसीद से उसी जुर्माने के साथ में वो पूरे दिन चलेगा, दोबारा से ये चालान नहीं होगा। लेकिन इस तरह की जो चालान की है कि एक ही दिन में दोबारा चालान नहीं हो सकता, इसमें भी कुछ शर्त हैं, एक्सेप्शंस हैं। क्या कि ओवर स्पीडिंग पर ये बात लागू नहीं होती है। अगर एक बार ओवर स्पीडिंग में पकड़े गए, चालान हो गया और दोबारा फिर वही किया तो दोबारा भी चालान हो सकता है। इसमें एक बात मैं और क्लियर कर दूं जो कि लोग नहीं समझते हैं कि साहब हमने तो हेलमेट लगाया हुआ है। हेलमेट के भी अब अलग अलग स्तर बन गए हैं। अगर कोई हेलमेट ऐसा है जो कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की मार्के वाला नहीं है तो उस पर 1,000 रुपये का चालान हो गया है। और अगर कोई किसी ने स्ट्रिप नहीं लगाई है, हेलमेट तो पहना है, स्ट्रिप नहीं लगाई है, तो भी 2,000 रुपये का चालान हो गया है। इन सब चीज़ों को जब रोड पर चलते हैं, जब समाज में रहते हैं, तो इनसे संबंधित डिटेल जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है और यही अवेयरनेस से फैलाना और लोगों को अवगत कराना हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट है। मित्रों, आज का जो ये मैंने 5 जानकारियाँ दी हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को पसंद आई होंगी और इसका जो बैलेंस 5 जानकारियां हैं वो मेरे अगले वीडियो जो कि इन 10 जानकारियों के पार्ट 2 में होंगी वो आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार।